क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर की अब हम बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर की जो कि आई एस कोड 399 में वर्णन किया गया, मतलब किसे डिस्क्राइब किया गया 399 में। तो अब इसके कई आधार होते हैं, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। हम पहला बात करते हैं, फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। वो किस पोजीशन में होता है उसके आधार पर बांटते हैं। तो एक होता है, फर्स्ट होता है स्टैंडिंग टिम्बर या लिविंग टिम्बर। ठीक है, स्टैंडिंग टिम्बर या लिविंग टिम्बर। एक देखो, दूसरा होता है कि डेड टिम्बर या रफ टिम्बर। डेड टिम्बर या रफ टिम्बर जो कि काट दिया जाता है। अब जो टिम्बर को काट दोगे, यहाँ पे रहेगा 9, यहाँ पे आप 9 जोड़ लीजिएगा, जो 9 काटा गया हो। तो स्टैंडिंग टिम्बर या लिविंग टिम्बर उसे बोलते हैं जो 9 काटा गया हो। ठीक है, 9 काटा गया हो। और डेड टिम्बर या रफ टिम्बर उसे बोलते हैं जो काट दिया गया हो। अब देख पा रहे हो, उस चीज़ को हमने काट दिया है, उसे डेड टिम्बर कहा जाता है। कन्वर्टेड टिम्बर, ठीक है, जो जो काट कर परिवर्तित कर दिया गया है। जैसे कि आपने काट कर लेके आए, देखिए ये काट दिया हमने, काट कर लेकर क्या करके अब उसको हमने कन्वर्ट कर दिया। जिस चीज़ में बनाना था हमने, उसमें हमने कन्वर्ट कर दिया। तो कन्वर्टेड टिम्बर उसके बोले जाए जो काट करके परिवर्तित यानी प्रोसेस्ड कर दिया जाए, उसे कन्वर्टेड टिम्बर कहा जाता है। ठीक है, अब अगला है ऑन द बेसिस ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसके आधार पर भी हम टिम्बर को बांटते हैं। तो इसके आधार पर टिम्बर को हम तीन भाग में बांटते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए और ग्रुप बी और ग्रुप सी में बांटा जाता है। ठीक है, अगर उसके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 12.5 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर ठीक है, और ग्रुप बी टिम्बर का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो 12.5 किलो न्यूटन पर mm से कम होता है। ठीक है, और 9.5 किलो न्यूटन पर mm से ज़्यादा होता है। तो ये आप याद रखिएगा, 12.5 से ज़्यादा हो तो ग्रुप ए हो जाता है, और 12.5 से लेकर के 9.8 के बीच होता है तो उसे ग्रुप बी के टिम्बर बोला जाता है। और जब यही 9.8 से लेकर के 5.6 पे आ जाता है तो उसे हम ग्रुप सी का टिम्बर कहा जाता है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के आधार पर भी हमने देख लिया कि 3 भागों में बांटा गया, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में बांटा गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी के आधार पर कि किस एरिया में कितने मात्रा में पाई जाती है, उसके आधार पर भी हम टिम्बर को 3 भाग में बांटते हैं, एक्स, वाई और जेड। एक्स, वाई और ठीक है, ग्रुप एक्स टिम्बर किसे बोलते हैं, तो जैसे कि जो जिस टिम्बर का जो अवेलेबिलिटी है वो 1415 मीटर क्यूब पर ईयर से ज़्यादा होता है। इसके ऐसे टिम्बर जिनकी जो उपलब्धता होती है, अवेलेबिलिटी होती है, वो 1415, देख रहे हो कितना आसान है, 1415 मीटर क्यूब पर ईयर से ज़्यादा होती है। ठीक है, उसे ग्रुप एक्स की टिम्बर बोला जाता है। और जिसका जो है 355 से लेकर के 1415 के बीच में होती है, 355 से लेकर 1415 के बीच में होती है, तो उसे ग्रुप एक्स के टिम्बर कहा जाता है। और अगर 355 से भी कम हो जाता है एक साल में जो उसका जो अवेलेबिलिटी, तो उसे हम ग्रुप जेड का टिम्बर कहते हैं। यानी ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी हम ग्रुप एक्स, वाई और जेड में इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब हम बेसिक हमारा चौथा आधार क्या है, मतलब चौथा बेस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी। हम अब बात करें ड्यूरेबिलिटी के आधार पर कितने साल तक टिम्बर यूज हो सकता है, काम कर सकता है, उस आधार पे हम बांटेंगे टिम्बर को। तो ये इसके आधार पर भी 3 भाग में बांटा जाता है। पहला हाई ड्यूरेबल, मतलब कि ऐसे टिम्बर जो 10 साल से अधिक तक स्थायी रूप से कार्य कर सके, अच्छे से वर्क कर सके, तो उसे हाई ड्यूरेबल कहा जाता है। या क्लास 1 का भी टिम्बर कहा जाता है। और जब 5 साल से लेकर के 10 साल के बीच होता है तो उसे मॉडरेट ड्यूरेबल टिम्बर या क्लास सेकेंड का टिम्बर कहा जाता है। ठीक है, और अगर किसी का जो ड्यूरेबिलिटी या 5 साल से भी कम हो जाता है तो उसे हम लेस ड्यूरेबल या क्लास थर्ड का हम लोग टिम्बर बोला जाता है। जिसका 5 साल से भी कम का अगर ड्यूरेशन हो गया तो उसे क्लास थर्ड या
ले ड्यूरेबल टिम्बर कहा जाता है। यहाँ पे लिखा हूँ मैंने 10 साल से ज़्यादा और 5 से 10 साल और 5 साल से कम। तो हाई ड्यूरेबल, मॉडरेट ड्यूरेबल और ले ड्यूरेबल होता है। अब हम बात करते हैं बेस ऑफ सीजनिंग। सीजनिंग के आधार पर हम बात करें तो टिम्बर को सीजनिंग के आधार पर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ सीजनिंग, तो सीजनिंग के आधार पर भी हम टिम्बर को 3 भाग में बांटते हैं। पहला हाई रिफ्रैक्टरी ब्रिक टिम्बर होता है, ब्रिक नहीं टिम्बर, हाई रिफ्रैक्टरी टिम्बर, और फिर मॉडरेट रिफ्रैक्टरी टिम्बर, और फिर नॉन रिफ्रैक्टिव टिम्बर। ये 3 तरह के टिम्बर होते हैं। मतलब कि आग पकड़ना, जहाँ पे रिफ्रैक्टरी वर्ड आता है ना, रिफ्रैक्टरी आप वर्ड टिम्बर में भी देखे होंगे हम लोग, ठीक है। तो जैसे कि सीमेंट में भी कई जगह आता है। तो ऐसे जगह पे जहाँ पे आग वगैरह की बात आती है तो वहाँ पे रिफ्रैक्टिव वर्ड यूज की जाती है। तो देखो हाई रिफ्रैक्टिव टिम्बर, तो ऐसी ये इसकी सीजनिंग स्लो होती है। इसकी सीजनिंग क्या होती है? स्लो होती है। सीजनिंग के दौरान डिफेक्ट आने की संभावना अधिक होती है, ठीक है। इसमें आग सहने की क्षमता अधिक होती है। इस तरह के जो टिम्बर होते हैं उसमें आग सहने की क्षमता अधिक होती है। तो हाई रिफ्रैक्टिव टिम्बर जो होती है ना, इसकी सीजनिंग स्लो होती है, ठीक है। स्लो इसलिए होती है क्योंकि जो ये वो टिम्बर होते हैं ना जो बहुत ही मजबूत होते हैं, जो क्या होते हैं, बहुत ही मजबूत होते हैं। तो इनके जो फाइबर होते हैं वो बहुत करीब करीब होते हैं, इनके फाइबर बहुत पास पास। तो सपोज करो कि मैंने ये बीच बीच में कोई फंस गया, कोई नमी है और ये बहुत करीब करीब है, तो तुम धीमे धीमे अगर सीजनिंग कराओगे तो ये आराम से जहाँ पे इसको धीरे 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 अपना ये रास्ता ढूंढते हुए और ये धीरे धीरे सीजनिंग इसका हो जाएगा, ये नमी बाहर निकल जाएगी। नमी बाहर निकलना है तो सीजनिंग सीजनिंग कहलाती क्या है? तो नमी को बाहर निकालने के प्रोसेस को ही तो सीजनिंग बोला जाता है। तो उस ठीक है, मैं फिगर फिर से यहाँ बनाता हूँ, यहाँ सफ़ेद दिखेगा। तो मान लीजिए ये हो गया, ठीक है, और इसके बीचों बीच में मान लीजिए ये एक नमी नमी फंसी हुई है बीचों बीच में, ठीक है। तो अगर आप ज़बरदस्ती क्या करेंगे, इसको आग लगाएंगे, बहुत जल्दी जल्दी गर्म करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा हीट देंगे, जल्दी जल्दी सीजनिंग कराएंगे, तो ये जल्द से जल्द भागने को, ये पानी नमी बहुत जल्द से जल्द निकलने की कोशिश करेगा। तो ये इसको रास्ता मिलेगा नहीं, अगर नहीं मिलेगा तो फिर ये कहीं से भी निकलने की कोशिश करेगा। जब कहीं से निकलने की कोशिश करेगा तो डिफेक्ट पैदा कर देगा। क्या कर देगा? डिफेक्ट पैदा कर देगा। इसीलिए क्या करते हैं कि इसकी सीजनिंग धीमे धीमे कराई जाती है, ताकि क्या हो कि आराम से इसको जहाँ पे जगह जगह मिले वहाँ से धीरे धीरे नमी निकल पाए और डिफेक्ट से हम लोग बचा पाएँ इस चीज़ को, ठीक है। अब इस चीज़ को मैंने विजुलाइज भी कराया है, देखिए आप चीज़ को। ये हमने बनाया इस प्रणाली को, क्योंकि प्रणाली आपको पता है कितना धीमे धीमे चलता है। तो ये प्रणाली आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो भी आपको बात पता चल जाएगी कि इसकी सीजनिंग बहुत स्लो होती है। और ये फिगर में डिफेक्ट दिख रहा है कि अगर जल्दी जल्दी कराने की आप कोशिश किए तो डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगी। इसमें आग सहने की क्षमता अधिक होती है, लेकिन ये बात है, इसमें आग सहने की क्षमता अधिक होती है। क्यों अधिक होती है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। जैसे कि इसके फाइबर क्या होते हैं ना, इसकी जो फाइबर वगैरह, इसके पार्टिकल वगैरह होते हैं, फाइबर वगैरह बहुत करीब करीब होते हैं, एकदम बहुत करीब करीब। तो आग लगती है तो आग आग लग नहीं पाती, क्योंकि उसको आग लगने के लिए एयर चाहिए, स्पेस चाहिए, ये सब चीज़ें दोगे तब तो आग लगेगी। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, तुम देखना कभी, तुम 2-3 पेज को जलाना, कितने आसानी से जल जाएगा। लेकिन एक बुक को जलाना तुम, एक मैं जलाना नहीं, मैं सच तो मैं यहाँ जलाना नहीं चाहिए, लेकिन एग्जांपल बता रहा हूँ। आप जलाओगे तो नहीं जलेगा, साइड से जलाने की कोशिश कर, नहीं जलता है, जलेगा बट उतना जल्दी नहीं जलेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि एयर नहीं होता, ठीक है। इस तरह से वो जल्दी जलता नहीं है। तो ऐसे इसको बोल सकते हो, ये आग लगने की इसमें क्या होती है कि बहुत अधिक सहने की क्षमता बहुत जल्दी होती है, आग जल्दी नहीं लगता। मैंने एक को समझा दिया, अब इसी बेस पे अगला को आप और समझ लीजिएगा, मैं और पे टाइम कम दूंगा, ठीक है। मॉडरेट रिफ्रैक्टिव टिम्बर की हम बात करें तो इसमें टिम्बर की सीजनिंग अपेक्षाकृत स्लो होती है, उसके अपेक्षाकृत स्लो होती है, मतलब कि उसके अपेक्षा ज़्यादा तेज होती है, पहले की अपेक्षा थोड़ा जल्दी जल्दी होता है, लेकिन इसमें भी धीमी ही होती है। इसमें सीजनिंग के दौरान अपेक्षाकृत डिफेक्ट उत्पन्न होने की संभावना कम होती है। तो इसमें थोड़ा सा ये इसके रेशे दूर दूर होते हैं पहले की अपेक्षा, तो आसानी से जो भी नमी होती है वो निकल जाती है, तो डिफेक्ट होने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। इसमें आग सहने की क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है, तो पहले की अपेक्षा आग सहने की क्षमता भी कम ही होगी। एक दूसरे को रिलेट कर लोगे तो आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएगी, तीनों ये टॉपिक।
अगला है नॉन रिफ्लेक्टिव टिम्बर। तो ये नॉन रिफ्लेक्टिव टिम्बर, नॉन मतलब नहीं, रिफ्लेक्टिव मतलब आग, जो जैसे टिम्बर जो आग सह ना पाए, आसानी से निकाल सकते हो, नाम से ही इसका आप अर्थ निकाल सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ तो देखो सीजनिंग जल्दी हो जाती है, इसकी सीजनिंग जल्दी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि बहुत दूर दूर इसके मतलब कि रेसे होते, मान लीजिए ऐसे रेसे दूर दूर होते हैं, तो नमी यहाँ रहेगी, आप थोड़ा बहुत हीट दोगे तुरंत भाग के बाहर निकल जाएगी, तो सीजनिंग बहुत जल्दी हो जाती है। तब बताओ क्या डिफेक्ट पैदा होगा जल्दी से? कोई डिफेक्ट ही पैदा नहीं होगा, क्योंकि ये भाग जाएगा ना जल्दी से, रास्ता मिल गया, निकल जाएगा। तो डिफेक्ट होने की संभावना भी कम होती है। तो देखो सीजनिंग के दौरान डिफेक्ट उत्पन्न होने की संभावना बहुत कम होती है। देख रहे हो, डिफेक्ट होने की संभावना कम होती है, मैंने समझा भी दिया क्यों ऐसी चीज़ें होती है। इसमें आग सहने की क्षमता कम होती है, लेकिन आग सहने की क्षमता भी कम होती है। क्यों भाई? जो बताया अभी पेज वाला जो एग्जाम्पल, वैसे समझ लो जो दूर दूर इसके होते हैं ना फाइबर वगैरह, तो आसानी से इसमें आग लग जाती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रोसेस ऑफ टिम्बर। प्रोसेस ऑफ टिम्बर, ठीक है दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो और मेरी कंटेंट और मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और एक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि हम जो भी एसएससी जेईई के सारे सब्जेक्ट हम धीरे धीरे ऐसे ही रिविजन करवाने वाले हैं, और इसी तरह अच्छे कंटेंट और अच्छे कलरफुल नोट से और अच्छा तरह से समझाते हुए मैं कंप्लीट करवाऊँगा। तो अगर आप चाहते हैं कि वो आपके पास तक पहुँचे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक, अब हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ टिम्बर। क्या देखते हैं दोस्तों? प्रोसेस ऑफ टिम्बर। तो टिम्बर में सबसे पहले क्या होती है कि हम लोग फेलिंग ऑफ टिम्बर, मतलब अब ये बताओ, इसको समझने की ज़रूरत, तो देखो एक बात समझो, आप खुद ही समझो, आप आसपास में देखते भी होंगे कि सबसे पहले क्या करी जाती है, तो पेड़ को काट दी जाती है। तो फेलिंग ऑफ टिम्बर का मतलब होता है पेड़ को काट देना। फिर होता है सीजनिंग ऑफ टिम्बर, जब काट के लेके आओगे तो उसमें नमी होता है, क्या होता है? उसमें नमी होता है, तो उस नमी को हम लोग निकालते हैं, सुखाते हैं, तो उसको टेक्निकल वर्ड में बोलते हैं सीजनिंग ऑफ टिम्बर। फिर अलग कन्वर्जन ऑफ टिम्बर, तो जैसे कि जो टिम्बर काट के लेके आते हो तो उसमें मान लो कि कहीं टहनी निकली होती है, ब्रांच इंग्लिश में बोले तो ब्रांच निकली होती है, कहीं कहीं कुछ डिफेक्ट आया रहता है, ठीक है, या फिर तुमको अलग अलग शेप में चाहिए होता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कन्वर्जन करना पड़ेगा आपको, अपने हिसाब से कन्वर्जन करेंगे, तो ये भी प्रोसेस होता है। अगला होता है प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। अब बताओ, जब जब हर चीज़ एक समय बाद खराब होने लगता है, कीड़े लगने लगते हैं, एयर की वजह से खराब होने लगता है, वातावरण का प्रभाव इस पे दिखने लगता है, तो लकड़ी पे भी तो प्रभाव पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए कुछ सुरक्षा का उपाय करेंगे कि भैया आप थोड़ा अच्छे से रहो, ज़्यादा दिन तक मेरे साथ रहो, खराब मत हो, यूज में काम आओगे, तो प्रिजर्वेशन भी करेंगे। तो इस तरीके से प्रोसेस ऑफ टिम्बर कितना हो गया? फेलिंग ऑफ टिम्बर, सीजनिंग ऑफ टिम्बर, कन्वर्जन ऑफ टिम्बर और प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर होता है, ठीक है। अगला है फेलिंग। अब एक एक को हम डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे। फेलिंग ऑफ द टिम्बर क्या है? फेलिंग ऑफ द टिम्बर। तो देखो हर पेड़ को काटने का उचित समय होता है, ठीक है, ये ऐसा नहीं किसी टिम्बर को कभी भी काट, दरअसल बात ये टिम्बर की हम बात कर रहे हैं। नॉर्मली जो वुड होता है जो जलाते उलाते हैं, वैसे नॉर्मली काम में यूज करते हो, वुड बोलते हो। और टिम्बर वर्ड यूज कर देने से, जैसे इंजीनियरिंग वर्क में यूज होने वाले जो लकड़ी वगैरह होता है उसे टिम्बर वर्ड से पुकारा जाता है। तो इसका थोड़ा क्वालिटी होनी चाहिए ना भाई, हर चीज़ को अच्छे से टाइमिंगली प्रोसेस करना होगा, हर चीज़ क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा, देखना होगा, तब तो जाकर के इसका क्वालिटी अच्छी मिलेगी। इसीलिए तो काटने का भी एक समय होता है, तो उस चीज़ को देख लेते हैं पॉइंटली वाइज। तो देखिए जड़ों की ग्रोथ एवं रूट की तरह ही शाखाएं बढ़ती है, इसलिए पेड़ को मैच्योर होने के बाद ही काटते हैं। ये बात तो समझाने वाली कुछ है ही नहीं कि मैं किसी पेड़ को मैच्योर होने के बाद ही काटोगे, पहले काट दोगे तो मजबूती नहीं मिलेगी आपको जितना मजबूती चाहिए। अगला है कि रैपिड ग्रोइंग ट्री सामान्यतः 10 से लेकर के 20 साल के बीच में काटी जाती है। जैसे कि कुछ ट्री होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, ठीक है, और कुछ ट्री बहुत धीमे धीमे ग्रो करते हैं। तो जो ट्री रैपिड ग्रोइंग ट्री है, जो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है, यहाँ फिगर में भी आप देख पाओगे, हमने दिखाया है कि तो ये छोटा सा था, बहुत जल्दी क्या होगा, 10 से 20 साल के अंदर क्या होगा, इतना बड़ा हो गया। ये है क्या है? रैपिड ग्रोइंग ट्री है। तो ऐसे ट्री को हम 10 से 20 साल के होने के बाद काटते हैं, जो रैपिड ग्रोइंग ट्री को। और वहीं जो नॉर्मल ट्री होते हैं, जो मैच्योर होने में कम से कम 50 से लेकर के 100 साल का समय ले लेते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल ट्री होती हैं। तो इस तरीके से रैपिड ग्रोइंग ट्री अगर काटने की बात आई तो 10-20 साल का समय लोगे काटने के लिए, और वहीं बात करें नॉर्मल ट्री की तो 50 से लेकर के 100 साल का समय ली जाती है उसको काटने के लिए। मतलब
काटने में 100 साल समय नहीं ली जाती, मतलब 100 साल बाद काटी जाती है, 50 साल बाद काटी जाती है ताकि मजबूती मिले। ठीक है, पेड़ को पहले काटने पर उसकी स्ट्रेंथ कम प्राप्त होती है तथा नमी अधिक होने के कारण श्रिंकेज अधिक होते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें तो कोई समझाने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, कि पहले काट लोगे तो नमी उसमें हो गया, नमी जब होगी तो सिंपल सी बात है श्रिंकेज भी डेवलप हो जाएगा। अगला है ओवर मैच्योर। यहाँ फिगर भी देखते चलना, हर चीज़ को मैंने, हर बात को, हर पॉइंट को मैंने फिगर के द्वारा भी दिखाया हुआ है। दिमाग क्या करता है, फिगर बहुत जल्द पकड़ता है। तो अगर वर्ड भूल भी जाए तो फिगर नहीं भूलता है। ओवर मैच्योर होने पर पेड़ अत्यंत ही अपेक्षित भंगुर होने लगता है। अब ये देखिए, अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आप बहुत दिनों बाद काटिए। तो अब आपके आसपास में कहीं ना कहीं आप भी किसी ऐसे पेड़ को देखे होंगे जो जो होल हो जाता है, खोखला हो जाता है। तो उसका बीज का जो पीत होता है ना, वो पाउडर फॉर्म में बदल जाता है कुछ ओवर मैच्योर होने के बाद से। तो हमको ओवर मैच्योर होने पर भी नहीं काटना है, क्योंकि ब्रिटल हो जाती है। ठीक है, पेड़ हमारा। तो इस तरह से हम एक फिक्स टाइम पर ही काटेंगे। पेड़ को सामान्यतः मिड विंटर तथा मिड समर में काटते हैं, क्योंकि इस समय सेब रेस्ट कंडीशन में होता है। तो हम नहीं चाहते कि सेब जो है ना, जो उसमें की जो नमी है वो मूवमेंट करे। हम ये नहीं चाहते कि जो नमी मूवमेंट करे, इसीलिए हम ऐसे टाइम पर काटेंगे जब जब उसकी नमी है वो रेस्ट कंडीशन में हो। तो या तो मध्य गर्मी में, या फिर मध्य मध्य जाड़ा में, मध्य विंटर या मध्य मिड समर में काटते हैं, ताकि उस समय सेब रेस्ट कंडीशन में होता है। अगर बात करें हिली एरियाज में, तो जैसे कि हिली एरिया में पेड़ काटने का उचित समय मिड समर होता है, और क्योंकि विंटर में लैंडस्लाइड की संभावना बनी रहती है। तो जिस ऑलरेडी पहाड़ों वगैरह पे ठंडी रहती है भाई, पहाड़ों पे वैसे ही ठंडी रहती है, और तुम ठंडी में और काटने जाओ तो लैंडस्लाइड होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो हिली एरियाज हैं, पहाड़ देखिए यहाँ पे पहाड़ मैंने दिखाया हुआ है, तो पहाड़ पे क्या है, मिड समर लिखा हूँ मैं। तो पहाड़ों पे पेड़ों काटने का उचित समय मिड समर में। ठीक है, और वहीं प्लेन एरियाज में, जैसे कि उत्तर प्रदेश प्लेनी एरियाज है, इस तरह के एरियाज में पेड़ को मिड विंटर में काटते हैं, क्योंकि मिड विंटर में टेम्परेचर अधिक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि एक मिड समर में और मिड विंटर में काटते हैं। ठीक है, अगला देखो तो, जिस पेड़ का मिनिमम पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर, पेरीमीटर जानते हो, परिधि बोलते हैं हिंदी में, जिस पेड़ का मिनिमम पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर हो, उसी का उपयोग टिम्बर के रूप में किया जाता है। क्योंकि होता है, देखो मान लो कि इससे कम का अगर तुम काट दोगे तो कन्वर्ज करने जाओगे तो कोई उचित मतलब कि तुमको आउटपुट नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से तुम्हारा कन्वर्जन वगैरह, ये जो मेहनत वगैरह है वो ज़्यादा ही कॉस्टली पड़ जाएगा। इसीलिए हम मिनिमम जो पेरीमीटर है वो 60 सेंटीमीटर के आसपास रखे, 60 सेंटीमीटर रखते हैं, ताकि हमको उचित आउटपुट मिल सके, उचित टिम्बर प्राप्त हो सके, जिससे हमको तरह तरह की चीज़ें हम बना सकें। ठीक है, हम दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं, सीजनिंग। क्या सीजनिंग, मैंने अभी इसके पहले थोड़े से शॉर्ट में बताया था कि सीजनिंग का मतलब क्या होता है। सीजनिंग का मतलब कुछ नहीं होता, बस पानी को दूर करना होता है, जो नमी होती है उसे दूर करना होता है पेड़ के अंदर। तो देखो, पेड़ के काटने के बाद उसमें नमी की मात्रा 50% से क्या होती है कि अधिक होती है, जो ठीक है, तो पेड़ को काटने के बाद उसमें नमी बता दिया कि कितना 50% से अधिक होती है। यह नमी 200% तक भी हो सकती है। ये बात अगर ड्राई मास रेस्पेक्ट में, ड्राई मास के रेस्पेक्ट में हम बात करें तो ये जो नमी है ये 200% भी हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करें पेड़ को काटने के बाद टिम्बर को सुखाकर उसमें उपस्थित नमी को बाहर निकालने के प्रोसेस को ही टिम्बर कहते हैं, अब सीजनिंग कहते हैं। अब हम सीजनिंग के प्रोसेस को, पूरे प्रकार को, जितने भी टाइप्स होते हैं उसको हम बारी बारी पढ़ेंगे। देखो, एक पॉइंट होता है, एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है, फ्री मॉइस्चर या बॉन्ड वाटर या कंबाइंड वाटर। इस पॉइंट को समझो। ठीक है, ये पॉइंट होता क्या है, तो टिम्बर में नमी सेल वाल और सेल कैविटी दो जगह पे होती है। ठीक है, कहाँ होती है, सेल वाल और सेल कैविटी, ये दो जगह ऐसी होती है जहाँ वाटर या नमी बोले तो मॉइस्चर अवेलेबल होती है। अंग्रेजी में मॉइस्चर बोले, हिंदी में वाटर बोलो या नमी बोलो, मैंने हिंदी में नमी बोलो, हिंदी इंग्लिश में वाटर। तो टिम्बर में नमी सेल वाल और कैविटी वाल में उपस्थित होती है। तो सेल वाल के अंदर जो होती है उसे फ्री वाटर बोलते हैं। जैसे कि फ्री वाटर जो ये होता है इसके अंदर, ये सेल वाल के अंदर है, ये उड़ जाएगा।
जो सेल वाल के अंदर जो वाटर होता है ये उड़ जाता है, ये जो वाल ये जब जब आसानी से क्या होता है उड़ जाता है। लेकिन जो जो सेल सेल कैविटी में होता है वो उड़ जाता है, लेकिन जो सेल वाल में होता है जैसे कि आप देख रहे हो ये सेल वाल के जो ये है सेल वाल के अंदर ये जल्दी उड़ता नहीं है। इसे कंबाइंड वाटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कंबाइन करके रहता है। बाउंड वाटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि पकड़ के रखता है, ये एकदम मजबूती के साथ जुड़ा रहता है ये वाटर। तो इस तरीके से टिम्बर में दो तरह के वाटर होता है, एक फ्री वाटर और एक कंबाइंड वाटर बोले या तो बोलो बाउंड वाटर। अब इसको इसी पॉइंट पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, ठीक है। तो फाइबर सेचुरेशन पॉइंट क्या होता है? फाइबर सेचुरेशन पॉइंट क्या होता है ये देखो। तो टिम्बर को ड्राई करने पर सबसे पहले फ्री वाटर निकलता है। मैं बताया ना फ्री वाटर कौन सा, तो वो जो फ्री वाटर होता है सबसे पहले वो बाहर निकलता है, तथा जिस पॉइंट पर सारा फ्री वाटर बाहर निकल जाता है तथा नमी सिर्फ सेल वाल में होती है, उस पॉइंट को फाइबर सेचुरेशन पॉइंट कहा जाता है। जैसे क्या करो कि तुम पानी को निकालने की कोशिश करो और तुम टिम्बर को हीट करो, तो क्या होगा कि सबसे पहले जो सेल वाल होता है, जो मैंने दिखाया था अभी ऊपर, एक बार फिर समझा देता हूँ। जैसे कि ये जो हो गया ना, ये वाला उड़ जाए, तुम क्या करो इसको गर्म कर रहे हो तो ये वाला वाटर उड़ जाए, ठीक है। लेकिन अभी ये ना उड़े, सिर्फ कौन सा उड़ गया? ये पास वाला उड़ गया, पास वाला उड़ गया, लेकिन अभी दूर वाला नहीं उड़ा। ये वाला जो है अभी नहीं उड़ा। तो उस पॉइंट को ही बोलते हैं फाइबर सेचुरेशन पॉइंट बोला जाता है। इस बात को आप समझ गए होंगे। फाइबर इस पॉइंट पर टिम्बर में नमी की मात्रा 25 से 30% तक होती है। अभी मैंने बताया कि जो सेल वाल में नमी तो होती है ना, आप सेल 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 कैविटी का जो वाटर है आपने उसको उड़ा दिया, लेकिन जो सेल वाल का तो आप नहीं उड़ा पाए ना, तो वो जो पानी होती है इसी तरह से जो टिम्बर में जो नमी की मात्रा बच जाती है वो 25 से 30% तक बची रह जाती है। एफएसपी फाइबर सेचुरेशन पॉइंट पर टिम्बर में नमी की मात्रा ड्राई करने पर उसमें श्रिंकेज अधिक होता है। अब देखो, अगर अब तुम गर्म कर दिए, अब तुम और ज़्यादा गर्म कर दिए तो भाई श्रिंकेज उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि जो बॉन्ड वाटर होता है वो वाटर उड़ने से श्रिंकेज अधिक डेवलप होता है, ठीक है। तो वहीं तक हमको गर्म करना होता है। ज़्यादा गर्म करोगे तो श्रिंकेज डेवलप होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण क्रैक की संभावना बढ़ जाती है। टिम्बर को 20% से कम नमी तक ड्राई करते हैं, ठीक है, 20% से कम नमी तक ड्राई करते हैं। तो क्या होता है कि जैसे कि हम 20% की नमी तक 25 से हम अगर सेल कैविटी को गायब कर दिए तो 25 से 30% तक वाटर बच गया। थोड़ी सी और कम श्रिंकेज अधिक ना हो पाए, मतलब श्रिंकेज थोड़ी सी चल हो पाए लेकिन बहुत ज़्यादा श्रिंकेज ना हो, तो हम 5% तक और कम करके रखते हैं पानी को, मतलब 20% तक न कम 20% तक हम कम नमी रखते हैं, जो ठीक है ड्राई करते हैं। तो हम 25% तक कब बचता है? जब हम जो कैविटी में पानी होता है, जो कैविटी वाल में जो होता है सेल कैविटी में जो बीचों बीच में था ना, ये बीचों बीच का जो पानी उड़ जा रहा था, उसको तुम गायब कर दोगे, हीट करके उड़ा दोगे, भाप बना के उड़ा दोगे, तो बचेगा 25 से 30%। और इससे थोड़ी सी ज़्यादा मतलब 5% और घटा करके हम 20% तक रखते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं कम करोगे। ज़्यादा कम कर दोगे तो श्रिंकेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट कैसे निकालते हैं? तो सैंपल ऑफ टिम्बर 50 × 50 mm का सैंपल ले लो टिम्बर का, उसे ओवन ड्राई में रख दो। एक जानते ही ओवन ड्राई सवाल में पढ़े होगे, स्टोन में पढ़े होगे। तो ओवन ड्राई मेथड कर दो, जो कि 103 से ±2 डिग्री टेम्परेचर पर करी जाती है। अब क्या करो कि उसको मेजर कर लो, उसको अभी मेजर कर लो, उसको क्या करो तौल लो, मतलब कि मेजर मतलब तौल लो, क्या बोलते हैं उसको वेट कर लो, और उसका जो वेट है उसका M1 नोट कर लो। क्या M1 नोट कर लो? देखो M1 ओवन ड्राई करने से पहले टिम्बर का वेट, तुम क्या टिम्बर लेकर के आए कहीं से, उसके पहले वेट करके नोट कर ले कि चलो ये मान लिया कि 50 kg का टिम्बर है, मान लिया कितना 50 kg का टिम्बर है। अब तुम उसको ओवन ड्राई की और सूख गई, तो अब तुम क्या किए मेजर के 45 kg का टिम्बर आया। जो ओवन ड्राई करने में 45 kg आया और उसके पहले कितना है 50 kg, दोनों का अंतर ले लो, कितना है 5 आया 5, और पहले ठीक है। तो और जो लकड़ी सूख गई है, यानी जो ये 45 kg बचा उस वाले से भाग कर दो, तो दोनों का अंतर ले करके जो सूखने के बाद जो लकड़ी का वजन बचा है उसे से तुम भाग कर दो, यानी परसेंटेज वाटर बराबर M1 - M2 अपान M2 × 100 हो जाता है। ऐसे बोले तो ओवन ड्राई और
और जो गीली गीली लकड़ी लाए हो उन दोनों लकड़ी के जो वजन है उसको घटा दो, ओवन ड्राई करने वाले और गीली लकड़ी को घटा दो, और फिर जो जो सूखी हुई लकड़ी है उसे भाग कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। अब देखो अगला देखो, मॉइस्चर कंटेंट ज्ञात करने के लिए ओवन ड्राई मेथड अपनाते हैं, हमने देख लिया। परंतु फील्ड में जल्दी मॉइस्चर कंटेंट ज्ञात करने के लिए इलेक्ट्रिक डिवाइस का यूज कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक डिवाइस का भी यूज कर लेते हैं हम, अगर जल्दी से हमको मॉइस्चर निकालना हो तो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे पर्पज ऑफ सीजनिंग। आखिर हम सीजनिंग करते क्यों, ये भी जान लेते हैं कि सीजनिंग करने के क्या लाभ होते हैं। तो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं इसको, इसमें कुछ है नहीं। टिम्बर की स्ट्रेंथ, हार्डनेस और स्टिफनेस बढ़ जाती है। तो अगर सीजनिंग करोगे तो स्ट्रेंथ, हार्डनेस, स्टिफनेस बढ़ जाती है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। टिम्बर पर कार्य करना आसान हो जाता है। अब भाई वैसे टिम्बर मजबूत होगा, वजनदार होगा, मतलब वेट ज़्यादा होगा, तो उसको उठा के इधर उधर करना मुश्किल हो जाता है। फिर आप उसको उस पर मशीन वगैरह चलाओगे तो तुम्हारा मशीन भीग जाएगा, स्लिप करेगा, तो कार्य करना मुश्किल हो जाएगा ना भाई। तो ठीक सिंपल सी बात है, श्रिंकेज कम हो जाता है। जब जब वाटर जब अच्छे तरीके से सीजनिंग करोगे, प्रॉपर सीजनिंग करोगे, तो श्रिंकेज वगैरह भी कम हो जाती है। फंगी का प्रभाव नहीं पड़ता। फंगी देखो, फंगी वहीं डेवलप होता है जहाँ एयर होता है और वाटर नमी होता है। फंगी वहीं मिले। अभी हम आगे एक डिफेक्ट पढ़ते हैं, डिफेक्ट में हम पढ़ेंगे तो वहाँ हम एक मैं बताऊंगा कि अनुकूल कंडीशन यानी फेवरेबल कंडीशन फॉर फंगी या ये सब ड्राई रॉट वगैरह पढ़ाऊंगा, तो वहाँ बताऊंगा कि नमी होनी चाहिए। तब देखो नमी होगी तो फंगी पड़ जाएगा, और तुम सीजनिंग कर दोगे तो फंगी का प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। उस पर पेंट तथा वर्निंग की कोटिंग आसानी से करी जा सकती है। अब क्या होगा, अब हम उस पर अब गीली सतह पे कोई पेंटिंग करता है क्या अच्छे से, होगा नहीं, सिंपल। तो पेंटिंग तथा वार्निश की कोटिंग भी आसानी से कर पाओगे अगर तुम सीजनिंग अच्छे से किए रहोगे तो। इसे ग्लू के द्वारा जोड़ा भी जा सकता है, तो इसे ग्लू के द्वारा जोड़ा भी जा सकता है। टिम्बर की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, टिम्बर की ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती है। सीजनिंग द्वारा टिम्बर की नमी को बाहर निकाल कर इसे उपयोग्य बनाया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप देख सकते हो, मैंने चीज़ को सारी चीज़ें बता दी है कि ये सेल वाल में एक वाटर होता है, इसे बाउंड वाटर बोलते हैं। फिर इस कैविटी में के अंदर उसे फ्री वाटर बोला जाता है। ठीक है, चीज़ें को मैंने अच्छे से बताया है। ठीक है, अगला है मेथड ऑफ सीजनिंग। तो दोस्तों हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आगे मैं मेथड ऑफ सीजनिंग अगले वीडियो में लेकर आऊँगा, क्योंकि लंबा वीडियो बनाने से कुछ नुकसान होते हैं। जैसे एक मान लीजिए कि अगर माइक वगैरह में थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम होती है तो पता नहीं चल पाती है कि आवाज़ मिस्टेक हुआ है कि अच्छा हुआ है। दूसरा ये कि लॉन्ग वीडियो बनाने में थोड़ा सा इंसान थक जाता है, तो अच्छे से समझा नहीं पाता है। ठीक है, तो मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा जल्द से जल्द, और मेथड ऑफ सीजनिंग को भी अच्छे से इसी वे में आपको एक्सप्लेन करते हुए पढ़ाऊँगा और रिवीजन करवाऊँगा। ठीक है, आप इसको डबल स्पीड में, 1.5 गुना स्पीड में, 1.5 या 2 पर भी करके देख सकते हो, रिवीजन कर सकते हो अच्छे से, कि मैंने इतने अच्छे समझाया। और कलरफुल नोट्स भी है। अगर नोट्स आपको चाहिए तो मैं कमेंट बॉक्स में अपना नंबर पिन कर दूंगा, आप उस पर मैसेज करके इस नोट्स को भी आप ले सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर आप अच्छा लग रहा हो मेरा मेहनत कंटेंट, तो आप एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं भी एक नया यूट्यूबर हूँ, तो मुझे भी कुछ सपोर्ट करिए। थैंक यू।